तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि दी गई आकृति में यदि डी ए सी के समांतर है और डी एफ ए ई के समांतर है, तब सिद्ध कीजिए कि जो बी एफ बटे एफ आई है वो बराबर है बी बटे ई सी। मुझे सिद्ध क्या करना, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी रहे। बी एफ बटे एफ ई को प्रूव करना है बराबर किसके, बी बटे ई सी के। मुझे यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें क्या ज्ञात है उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात है प्रश्न में कि डी क्या है, समांतर है ए सी के तथा डी एफ समांतर है ए ई के। और हमें सिद्ध क्या करना है वो चीज़ें थोड़ा हम दिखा दें। सिद्ध करना है में हमें क्या लिखना है कि बी एफ जो है वह बटे है अनुपात है एफ ई के साथ, वह बराबर है किसके, बी और ई सी के अनुपात के। बहुत ही आसान है। अब हम इसको सिद्ध करना है तो मैं इसको उपपत्ति के रूप में आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति में हमारे पास सूचना क्या दिया हुआ, हमें तो ये प्रूफ करना है, यानी रिजल्ट में मुझे यही लाना है। लेकिन जो दिया रहेगा उसी के मदद से तो हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे क्या दिया हुआ है, चूंकि डी समांतर है ए सी, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से आधार, यानी कि थेल्स प्रमेय के आधारभूत प्रमेय से हम क्या बात कर सकते हैं कि अगर ये डी समांतर ए सी के है, ये समांतर किसके है, ए सी के है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा मिरेज कर दें। तो अगर यह इसके समांतर है तो हम जानते हैं संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, अर्थात बी डी बटे डी ए, ये बी डी बटे डी ए अब अनुपात में बराबर होगा। तो इसको हम आगे कंप्लीट करने वाले हैं। थेल्स प्रमेय को भी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जब यह इसके समांतर है तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। बी डी बटे डी ए लिख देंगे और ये किसके अनुपात के बराबर होगा, बी बटे ई सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, ये भी हमें दिया है कि डी एफ जो है समांतर ए ई के है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे मिला दें। अब यह इसके समांतर है तो थोड़ा सा हम इसको हटा दें क्योंकि यह हमारे अब काम का नहीं है। तो जब यह इसके समांतर फिर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो बी डी के साथ जो डी ए का अनुपात होगा वह बी एफ और एफ आई के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान से देखें तो समीकरण 1 एवं 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा क्या, पहले चलिए यही लिख देते हैं, बी एफ बटे एफ आई बराबर किसके, बी बटे हो जाएगा ई सी। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ्ड हो गया है। इजी है भाई, कोई विशेष कठिन नहीं है। चीज़ों को आप देखते और समझते जाइए। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन पहले उसको देखते हैं, समझते हैं, और मुझे क्या दिखाना है, प्रूफ करना है, उसको आपको हम करके दिखाते हैं। आकृति में डी समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर डी आर है, तो दिखाइए कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर। इजी, ये पिछला ही प्रश्न है, एकदम थेल्स प्रमेय की ही मदद से हमें करना है। मुझे क्या प्रूफ करना है, साइड में मैं लिख दूं, ई एफ समांतर प्रूफ करना है क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए ये दिमाग में रहा कि मुझे यही प्रूफ करना है। अगर लिखना है ज्ञात है तो लिख दीजिए, सीधे क्या करना लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट हल करता हूं। क्या इंफॉर्मेशन दिया है, चूंकि दिया है कि डी समांतर है ओ क्यू। अगर यह डी जो है समांतर है ओ क्यू, ध्यान से समझिएगा, समझने का। और फिर एक और इंफॉर्मेशन है, या साइड में लिख लेते हैं। और अगला है कि डी एफ समांतर है डी आर। ये दो चीजें हमें दिया हुआ, बाकी हमें प्रूफ करना है। इसको साइड में रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से समझिए, डी समांतर ओ क्यू, ये डी जो है समांतर ओ क्यू का है, तो इसका रोल नहीं है, इसका रोल नहीं है, इसको हम थोड़े पल के लिए इसको हटा देते हैं। यानी यह इसके समांतर है। जब यह इसके समांतर है तो हम जानते हैं संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ये थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर ये भुजाएं, यह भुजाएं और यह इसके समांतर है तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा बराबर होगा। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो हम कह देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ये जो होंगी भुजाएं ये भी क्या होंगी, समांतर होंगी। मुझसे यही लगभग पूछा गया है, चलिए मैं बताता हूं। चूंकि यह इसके समांतर है, डी समांतर ओ क्यू की, तो इसका इसके साथ अनुपात है, इसलिए पीडी के साथ डीओ का अनुपात जो होगा और पीई के साथ EQ के साथ जो अनुपात होगा बराबर होगा। और तथा यह भी दिया हुआ है, तो यह भी कह रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम ऐसे मिला लें और यहां ऐसे था। फिर इसी प्रकार से अगला क्या रहा, DF समांतर है DR, ये DF है, असमांतर किसके है, DF समांतर किसके है, ये DR नहीं है बल्कि OR है, ये OR है भाई, सॉरी OR है। DF समांतर OR है, तो इसको थोड़ा सा हटा दे क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, आपका ध्यान केंद्रित हो, इस वजह से हम इसको मिटा रहे हैं। जब यह इसके समांतर है तो फिर इसका इसके साथ अनुपात होगा, अर्थात PD के साथ जो अनुपात DO का होगा वो बराबर होगा किसके, PF के साथ FR। ये समीकरण 1 मान लें और ये समीकरण 2 मान लें। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 एवं 2 से ये दोनों बराबर है, कट जाएंगे, यानी P बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR। अब ध्यान से इसको पहले समझिए, इसको हम आगे कंप्लीट कर लें। ऐसे था और यहाँ ऐसे था, चलिए यही था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P बटे EQ का जो अनुपात है वो PF बटे FR है। तो इसको मैं हटा दूं क्योंकि यह हमारे काम का नहीं। देखिए इसको इरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित हो, ये सोच करके हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब समझिए इसको, यह इसके अनुपात के बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात बराबर, इसका मतलब यह इसके समांतर है, इसलिए EF समांतर होगा किसके, QR। यही तो हमसे प्रूव करने की बात हो रही थी, प्रूव्ड हो गया भाई, इति सिद्धम, कंप्लीट है यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो थेल्स प्रमेय को ही हम प्रूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए क्वेश्चन यही है, थेल्स प्रमेय के नाम से भी यह बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो चलिए इसे बहुत सारे हम प्रश्न भी किए हैं पीछे, लेकिन अब प्रूफ भी करेंगे इसका। करा कि एक मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, नाम दे रहे हैं ABC। ये त्रिभुज मेरे पास ABC है। करा इसकी किसी एक भुजा के समांतर अगर हम एक और रेखा खींचें, चलिए BC के समांतर एक रेखा हम खींच ले रहे हैं D, तो क्या करेगी रेखा, त्रिभुज की जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी तो उनका जो अनुपात होगा वो कह रहा है बराबर होगा। ये हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को दिखाना होता है, सिद्ध करना होता है, सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। तो ज्ञात है हमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा D त्रिभुज की भुजा AB तथा AC को
बिंदु डी और ई पर काटती है। क्या है? काटती है। यही हमारा दिया हुआ है। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इनका इनके साथ जो अनुपात है AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। कब? करा कि अगर ये इसके समांतर यहाँ रेखा खींचा जाए तो ये त्रिभुज की भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगा। तो जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगा उनके साथ इन भुजाओं का अगर जो खंडन हो रहा है, इन खंडनों का जो अनुपात होगा करा बराबर होगा। अब हम अगला पोर्शन क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या करें? BE को मिला दें, ऐसे डाट डाट करके मिलाइएगा, इसको इससे मिला लीजिएगा। हम लिखेंगे क्या? BE और ED को मिलाया, ED नहीं बल्कि CD, BE और CD को मिलाया तथा DF लंब AC और EF है। चलिए इसको मान लीजिए हम यहाँ G बना ले रहे हैं। तथा और EG लंब AB खींचा। ध्यान से समझिएगा, इतनी बात हम थोड़ी फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया कि B से E को मिला दिया, C से D को मिला दिया, और मैंने क्या किया? D से AC पर एक लंब खींचा DF, ये लंब खींचे हैं DF, और E से एक लंब AB भुजा पे खींचा EG एक क्या किया हमने? लंब खींचा। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग सिद्ध करना है। अच्छा, सिद्ध नहीं करना हो तो लिख ही दिए हैं। उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति की बात करते हैं। उपपत्ति नहीं बल्कि समझिएगा यहीं से विपत्ति शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे? एक बार त्रिभुज ADE लेंगे, एक बार त्रिभुज ADE का निकालें। लिखेंगे क्या? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालिए आप बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। बस हो गया, थोड़ी सी और लाइन लिखना है। हम बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। हमने क्या किया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और फिर यह पोर्शन BDE का क्षेत्रफल निकाला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार देखिए, इस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल लाना हो तो कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल लाएंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लाने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैं ये आधार लूंगा तो इस पर करस्पॉन्डिंग जो मतलब लंब है, जो ऊंचाई वो क्या है? यह होगा। तो हम क्या करें? 1/2 आधार AD ले रहे हैं तो लंब क्या होगा? EG होगा। इसी प्रकार से अगर मैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालूं तो इसका भी 1/2 आधार BD होगा तो लंब फिर वही EG होगा, DB गुणे EG हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो मैंने क्या किया? इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लाने का प्रयास किया तो आधार क्या हो जाएगा? AD, और इसी पर ऊंचाई क्या होगा? आप क्या लेंगे? EG ले लें। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज BDE की मैं बात करूं तो आधार होगा BD और ऊंचाई फिर EG। हो गया ना? अब क्या करेंगे? इसको मान लें समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज फिर ADE का क्षेत्रफल, AD फिर इधर ये वाला पोर्शन ECD का क्षेत्रफल। त्रिभुज E नहीं बल्कि CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल। सेम वही पोर्शन BD लिए थे तो CED लेंगे। फिर वही बात 1/2 यह क्षेत्रफल लाने की, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इधर से सोचिए, यह हमारा हो जाएगा आधार AE, ऊंचाई अब हो जाएगा DF। फिर इसी प्रकार से यह आधार हो जाएगा EC, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना है, यह वाला त्रिभुज का। तो हो जाएगा आधार EG नहीं बल्कि EC, और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपके पास? फिर DF। ये समीकरण क्या मान लें? 2।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 करने पर अगर हम भाग दें तो ध्यान दीजिएगा कुछ स्टेप हम गायब करने वाले हैं। तो ये पोर्शन दोनों में कट जाएगा। जब भाग देंगे 1 में 2 से तो यह पोर्शन ऊपर चला जाएगा। त्रिभुज CED का जो क्षेत्रफल होगा बटे क्या होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहां देखिए यह इससे कट जाएगा, पूरा ये कट जाएगा और यहां जो बचा हुआ है उसको थोड़ा समझिएगा। EG से EG भी कट जाएगा, DF से DF कट जाएगा। तो हम इसके अनुपात में इसके अनुपात से भाग दे रहे हैं, मतलब AD बटे क्या DB बराबर क्या AE बटे EC। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ एक लाइन लिखना है। लिखना क्या है, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार व तथा लिखिए, वह न लिखिए। त्रिभुज BDE तथा CDE एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। इसलिए त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब जब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, मतलब BDE के जगह मैं CDE लिखूं या CDE के जगह BDE लिखूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसलिए यहां एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक। और जब 1 होगा तो इस पूरे का गुना 1 में कर दिया जाए, यानी 1 बराबर हो जाएगा क्या, AD बटे DB अब बटे AE बटे EC। इसको यहाँ इसके सामने न लिखिए, बराबर यहाँ। अब इस पूरे का गुना इसमें मैं कर दूं तो AE बटे क्या होगा EC बराबर क्या है AD बटे DB, या मैं लिखना चाहूँ तो पहले लिख लूँ तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा क्या है AE बटे EC। हो तो गया भाई, प्रूफ कंप्लीट हो गया। थेल्स प्रमेय का प्रूफ हो चुका है, क्योंकि यही हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींचें तो वो रेखा क्या करेगा, जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगा उनके खंडनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 10 है, समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा A है, सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई जो होगा 1 करड़ी में 3/2 है। यानी एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जो समबाहु त्रिभुज हो और जिसकी भुजा मान लीजिए A है, सारी भुजाएं A है, ये सभी भुजाएं A है, ये सभी भुजाएं A है, तो हमसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि इसका जो ऊंचाई होगा वह ऊंचाई, मतलब यह मान लीजिए यहीं से माध्यिका खींच लिया जाए, मान लीजिए AD, ये ऊंचाई हमारा कह रहा AD का जो मान होगा 1 करड़ी में 3/2 होगा। तो बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की मदद से करिए जल्दी आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से करिए तब भी आ जाएगा। अब आपको कौन सा बेस्ट लग रहा वो अब आपको समझना है। चलिए हम ऊंचाई और दूरी की मदद से लगाएं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता ही है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। चलिए अगर हम बात करें तो अगर tan थीटा ले लें, tan नहीं चलिए साइन ले लेते हैं। अगर मैं साइन 60 डिग्री लूँ ये वाला त्रिभुज लेकर तो लंब हो जाएगा AD और कर्ण हो जाएगा हमारा A, और साइन 60 डिग्री का मान होता कर्ण में 3/2 बराबर हो जाएगा AD बटे A का गुना इसमें कर दूं तो AD का मान क्या आ जाएगा, कर्ण में 3/2 बगल में A हो जाएगा। तो हो तो गया भाई, प्रूफ है ना आसान। अच्छा मान लीजिए कोई लड़का इस तरह नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा, माध्यिका क्या करता है, अगर ये AD माध्यिका होगा तो D उसका मध्य बिंदु होगा BC का। जब BC का मध्य बिंदु होगा तो इसकी आधा दूरी A/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा A है।
अब पाइथागोरस प्रमेय से लगाया जाए तो कर्ण यह होगा, आधार यह होगा, लंब यह होगा, कर्ण यह होगा, आधार यह होगा, लंब होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब जो होता है वो किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर के घटा दिया जाए, ठीक है। कर्ण क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? a/2, तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा a/4। अब देखा जाए तो इसका गुना इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a² माइनस a²/4 होगा। चलिए अब हम क्या करें, तो 4a² में से a² जाएगा, 3a² होगा, नीचे 4 है ही। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्गमूल बनेगा नहीं, a² का वर्गमूल होगा a और 4 का वर्गमूल होगा 2। हो गया ना, प्रूफ है तो इजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर में कुछ इसी प्रकार सही प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a। भाई सेम यही सवाल है, बस यहाँ 2a लिखा है भुजा, एक जगह 2a लिखा है, एक जगह 2a, यहाँ भी 2a होगा। अगर ये 2a होगा, इसी को थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाकी सब वही है। चलिए एकदम थोड़ी सी, चलिए भाई ये हमारा 2a है। चलिए अगर एक टोटल भुजा 2a है, इसको यहाँ रखते हैं, ये 2a टोटल है तो आधा क्या होगा इसका? a होगा। ये भी 2a होगा, ये भी 2a। और यही पूछा कि प्रत्येक शीर्ष लंब बताइए, शीर्ष लंब यही ऊंचाई की बात हो रहा है AD की। फिर वही साइन लेके चलिए, चाहे tan लेके चलिए, जो आपको बेस्ट लगे वो लेके चलिए। मुझे साइन अच्छा लग रहा है तो साइन लेकर रहे हैं। साइन 60 डिग्री की बात चले तो लंब हो जाएगा AD, कर्ण हो जाएगा 2a। साइन 60 डिग्री का मान होता है कर्ण 3/2, यहाँ हो जाएगा AD/2a। गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका? AD बराबर हो जाएगा कितना? इसका गुणा इसमें करेंगे 2a कर्ण 3/2। ये नहीं कि 2 का 3 में गुणा कर दें कर्ण 6 लिख दे, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर ये कर्ण 2 होता और ये कर्ण 3 होता तो कर्ण 6 लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 कर्ण नहीं, इसलिए बाहर ही रहेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा ये कर्ण 3, तो हो तो गया भाई कंप्लीट, है नहीं जी। ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है बल्कि 11 है, ठीक है। तो 11 के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें प्रूफ करना है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम इसी को प्रूफ करने वाले हैं, तो चीज़ों को आप भी समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को दर्ज करें और हम अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 13 नहीं बल्कि 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का जो वर्ग है अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमारे पास कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लें A है और ये B है और ये C है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये B हमारा समकोण है। सिद्ध करना है कि कर्ण का जो वर्ग होगा शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो समकोण होगा एंगल, उसके सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और शेष अन्य 2 भुजाएं जो होंगी उसमें से एक आधार हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, फल के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है में लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। बस इतना लिखना है। सिद्ध करना है, लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होगा। अर्थात कि मैं बात करूं, कर्ण इस समय क्या होगा? AC का स्क्वायर जो होगा, लंब मान लीजिए AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। रचना में आपको कुछ करना है। रचना में हमने क्या किया? यहीं से कलम डाल दिया है, यहीं से कलम लिख देंगे हम BD लंब AC खींचा, बस हो गया।
विपत्ति की बात करते हैं, यानी उपपत्ति, उपपत्ति की बात करें हम। उपपत्ति में हम एक बारी बारी से एक बार त्रिभुज ए डी बी लेके चलेंगे। लिखेंगे क्या? समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब क्यों समरूप कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ए डी बी और ए बी सी समरूप है। तो समरूप क्यों होंगे आप बता दें। अगर मान लीजिए हम ए डी बी लें तो इनमें भी एंगल ए आएगा, और ए बी सी लें तो भी एंगल ए आएगा, ये दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। बात समझिएगा क्यों समरूप कह रहे हैं, सर्वांगसम क्यों नहीं कर रहे हैं, समरूप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ए डी बी ले तब भी ए आएगा, ए बी सी ले तब भी एंगल ए आया है। अच्छा, दोनों में देखा जाए तो ए डी बी का वैल्यू 90 डिग्री है और ए बी सी का भी बराबर है 90 डिग्री। तो दोनों देखिए, दो कोण बराबर हो गया। तो समरूपता में एक रूल चलता कि अगर दो कोण बराबर हो किसी दो त्रिभुज के तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए मैंने इसको समरूप लिखा है। तो कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। तो समरूप लिखने के पीछे रीजन है, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी समरूप हैं। तो मैंने कहा समरूप होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि ए डी बटे ए बी बराबर होगा किसके? ए बी अगर लेते हैं ए बी लेते हैं तो इसके साथ ए सी लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेयर के साथ पेयर मिला के चलना है, पैर के साथ पैर। ठीक है, इसका गुना इसमें करिए तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बराबर क्या? ए डी अगुड़े डी सी। इसी प्रकार मान लीजिए हम ए डी बी लिए हैं और ए बी सी लिए हैं। हो सकता है कि आप सी डी बी लें और फिर सी बी ए लें। इसी प्रकार त्रिभुज सी डी बी, इसी प्रकार समरूप लिख लीजिएगा। समरूप त्रिभुज सी डी बी तथा त्रिभुज सी बी ए में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं। इधर देखिएगा, अगर मैं ए डी बी लेके चला हूं तो ए बी का स्क्वायर इतना और डी सी आया है। एक मिनट, ए बी और ए डी सी नहीं बल्कि ए सी, हाँ ए सी है भाई, डी सी मैंने लिखा है, ए सी है। देखिए बार और समझिए, अगर मैं ए डी बी और ए बी सी लेके चला हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिला है? ए बी का स्क्वायर गुणे ए डी गुणे ए सी, यानी ए बी का स्क्वायर, यानी यह लेके यह वाला पोर्शन लेके चला हूं तो ए डी का स्क्वायर जो होगा इतना गुणे ए सी आया है। समझ में आ रहा है? देखिए ए डी गुणे ए सी आया है। अगर मैं इधर का पोर्शन में लेके चलूं तो क्या आएगा? बी सी का स्क्वायर आएगा। जो बी सी का स्क्वायर होगा क्या होगा? बी सी का स्क्वायर जो होगा वो सी डी आगुड़े क्या हो जाएगा? ए सी या सी ए लिखिए। ठीक है, ये मान लें समीकरण 1 होगा और ये मान लें समीकरण 2 है। अब मैं क्या करूं? समीकरण 1 धन 2 कर दूं। जैसे ही करेंगे क्या होगा? ए बी के साथ बी सी जोड़ जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए ए डी गुणे ए सी होगा और यहाँ सी डी गुणे ए सी होगा। यहाँ हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, आप दोनों में देखिएगा ए सी यहाँ भी, ए सी यहाँ भी है, ए सी बाहर कर लीजिए नहीं तो आंसर बी सी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ए डी बचा है अब प्लस सी डी बचा, लिख दिए। अब यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख दिए बराबर ए सी। अब देखिएगा ए डी गुणे सी डी, मतलब ए डी में सी डी जोड़ा है, ए डी धन सी डी बराबर क्या? ए सी। तो ए सी या डी है और इसके जगह क्या लिखेंगे? ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी में ए सी का गुणा तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। देखिए इधर लिखे हुए हैं, यही ना, तो प्रूव्ड हो गया भाई। PROVED लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC का BC के बराबर है
और यदि कह रहा है ए बी का स्क्वायर जो है 2AC के स्क्वायर के इक्वल है तो सीधे कीजिए कि ABC एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समद्विबाहु तो है ही, साथ में कह रहा समकोण भी होगा, ये सीधे करिए तो है तो भाई आसान। तो लिखना है तो सबसे पहले आप ये फिगर थोड़ा बना लीजिएगा, प्यारा सा त्रिभुज बना लेते हैं, ABC लिख देते हैं ABC। तो सबसे पहले लिखना है क्या है, ज्ञात है। चलिए मैं बोल देता हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। तो ज्ञात है में क्या लिखना है, वही जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है लिखना है। लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दिखा देंगे कि AC बराबर है BC, जिसमें AC बराबर है BC, तथा क्या दिखा देंगे कि जो AB का स्क्वायर है वो कह रहा है 2AC के स्क्वायर के बराबर, यह भी उसमें दिखा देंगे। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। हो जाएगा ना। ज्ञात में क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर है BC तथा AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है। ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और रचना तो है नहीं। उपपत्ति की मैं बात करूं तो उपपत्ति कैसे करेंगे, उपपत्ति, चलिए हम उपपत्ति की बात करते हैं। उपपत्ति में आपको क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन दिया वही लिखिए। चूंकि दिया क्या है कि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर, ये लिख देंगे, दिया है अर्थात ज्ञात है। तो अब AB का स्क्वायर लिख दीजिए, AC का स्क्वायर या करके लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर को डबल लिखिए, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि मिलकर के हो जाएगा 2AC स्क्वायर। यहाँ AB का स्क्वायर आने दें। और यहाँ प्रश्न में कह रहा है चूंकि AC बराबर है किसके, BC के, तो मैं एक AC के जगह, इस AC के जगह BC लिख दूं, AC के जगह BC, तो BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर का दोनों का योग, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर वो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो पाइथागोरस प्रमेय कहता कि वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज, इसीलिए लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि किस एंगल पे समकोण होगा तो देखिएगा B है ना, यहाँ AB लिखा है, तो AB के सामने वाला जो एंगल होगा यही, यानी यही 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी एंगल C क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हो गया भाई प्रूफ। तो टाइप नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टाइप को भी कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।